नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज़ में। चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचारों से पहले कुछ हेडलाइंस पर। कुछ दिन के ठहराव के बाद देश में वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ ली है। मंगलवार रात 10:30 बजे तक 53.40 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। एक दिन पहले सोमवार को रिकॉर्ड 86 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया था। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या मंगलवार को 3 करोड़ के पार हो गई है। भारत में कोरोना का पहला मरीज 30 जनवरी 2020 को मिला था। इसके 17 महीने बाद कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ पहुंची थी। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बिपिन रावत ने इशारों में पाकिस्तान को चेतावनी दी है। जनरल रावत ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए आतंकियों को गोला बारूद पहुंचाया जा रहा है। यह सीज फायर और शांति प्रक्रिया के लिए शुभ संकेत नहीं है। कोरोना के कम होते मामलों के बीच विशेषज्ञ का मानना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट देश के कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने बुधवार को कहा था कि यह वेरिएंट दुनिया में 9 देशों में है। विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के करीब 22 महीने बाद जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर से दिल्ली शिफ्ट होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को दिल्ली में अपने आवास पर केंद्र शासित प्रदेश के 14 दलों के नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। तो चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचारों पर। कुछ दिनों के ठहराव के बाद देश में वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ ली है। मंगलवार रात 10:30 बजे तक 53.40 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। एक दिन पहले सोमवार को रिकॉर्ड 86 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया था। मंगलवार को सबसे ज्यादा 7.96 लाख डोज उत्तर प्रदेश में दिए गए थे। हालांकि सबसे ज्यादा हैरान करने वाला आंकड़ा मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में सोमवार को 16.95 लाख लोगों को टीका लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। coin.government.in पर दिए डेटा के मुताबिक मंगलवार को यहां सिर्फ 4,825 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान सिर्फ 5 राज्यों में 3 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इसमें यूपी के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान शामिल हैं। 2 लाख से ज्यादा डोज वाले राज्यों के पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और तमिलनाडु शामिल है। राजधानी दिल्ली में सिर्फ 17.95 डोज लगाए गए। देश में अब तक 29 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। मंगलवार शाम 7 बजे तक इसका आंकड़ा 29.40 करोड़ हो चुका है। इनमें करीब 24 करोड़ को पहला और 5.12 करोड़ को दोनों डोज लगाए गए हैं। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या मंगलवार को 3 करोड़ के पार हो गई है। भारत में कोरोना का पहला मरीज 30 जनवरी 2020 को मिला था। इसके 17 महीने बाद कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ पहुंची थी। पिछले 1 करोड़ केस तो सिर्फ 50 दिन में ही मिले थे। उस समय देश में दूसरा लहर अपने पीक पर था। तब एक दिन में रिकॉर्ड 4 लाख से ज्यादा का संक्रमित मिल रहे थे। संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा थी। दूसरी लहर कमजोर पड़ने और वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ने के कारण नए मामले फिर 50,000 के अंदर आ गए हैं। सोमवार को 82,683 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस दौरान 81,031 लोगों ने कोरोना को मात दी और 1,167 लोगों की मौत हो गई। करीब 3 महीने बाद कोरोना के नए संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 से नीचे आया है। इससे पहले 23 मार्च को 47,239 कोरोना संक्रमित मिले थे। भारत दुनिया में कोरोना के दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। सबसे ज्यादा 3.44 करोड़ केस अमेरिका में आए हैं। हालांकि दोनों में अब सिर्फ 44 लाख केस का अंतर बाकी है। अमेरिका ने अपने यहाँ तेजी से वैक्सीनेशन कर संभावित तीसरी लहर को रोक रखा है। अमेरिका में अब 10,000 से कम नए केस मिले रहे हैं। भारत में अगर अभी भी रफ्तार से केस मिले तो वह अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुए 5 महीने होने के बावजूद भारत में अब तक सिर्फ 17.8% आबादी को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लग पाया है। 3.9% लोगों को दूसरा डोज लगा है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले 59 लाख मामले महाराष्ट्र में मिले हैं। इसके बाद केरल, कर्नाटक में 28 लाख, तमिलनाडु में 24 लाख और आंध्र प्रदेश में 18 लाख केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश 17 लाख के साथ 6वें नंबर पर है। देश की राजधानी दिल्ली में 14 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं।
चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बिपिन रावत ने इशारों में पाकिस्तान को चेतावनी दी है। जनरल रावत ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए आतंकियों को गोला बारूद पहुंचाया जा रहा है। यह सीज फायर और शांति प्रक्रिया के लिए शुभ संकेत नहीं है। रावत ने चेतावनी बड़े लिहाजे में कहा कि यदि आतंकी शांति प्रक्रिया बाधित होती है तो हम यही नहीं कर सकते हैं कि सीज फायर जारी है। सीज फायर का मतलब यह नहीं है कि आप सीमाओं पर संघर्ष विराम करें और देश के अंदर घुसपैठ जारी रखें। यह जान ले कि एक साथ दोनों चीजें नहीं हो सकती। रावत ने कहा कि थिएटर कमांड की गठन प्रक्रिया सही रास्ते पर चल रही है। हम तीनों सेवाओं के अधिकांश मुद्दों को हल करने में सक्षम हो गए हैं। जल्द ही कुछ अच्छा परिणाम मिलने वाले हैं। थिएटर कमांड का सीधा अर्थ यह है कि एक इलाके में थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों की यूनिटों को एक थिएटर कमांड के अधीन लाया जाए। इन यूनिटों की ऑपरेशनल कमांड जिस अफसर के हाथ में होगी वह तीनों में से किसी भी सेना का हो सकता है। अभी तीनों सेनाएं स्वतंत्र ढंग से अपना काम करती है। थिएटर कमांड स्थापित होने से यह सबसे बड़ा फर्क देखने को मिलेगा कि जो काम किसी एक सेना ने किया वह दूसरी नहीं करेगी। अमेरिका और चीन समेत दुनिया के कई देशों की सेनाएं भी इसी व्यवस्था के तहत चल रही है। रावत ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग खुद शांति चाहते हैं, खासकर अनुच्छेद 370 के हटने के बाद। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा भी आएगा जब लोग खुद हिंसा से दूर हो जाएंगे और घाटी में उग्रवाद नहीं होने देंगे, क्योंकि स्थानीय लोगों के समर्थन के बिना उग्रवाद और आतंकवाद जीवित नहीं रह सकते। रावत ने बताया कि कुछ युवाओं को गुमराह किया गया है। मुझे लगता है कि हमें उनकी पहचान करने और यह देखने की जरूरत है कि हम उनके साथ कितनी अच्छी तरह बातचीत कर सकते हैं। उन्हें समझा सकते हैं कि आतंकवाद आगे का रास्ता नहीं है, बल्कि शांति और सिर्फ शांति ही आगे का रास्ता है। कोरोना के कम होते मामले के बीच विशेषज्ञों का मानना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने बुधवार को कहा कि यह वेरिएंट दुनिया के 9 देशों में है। भारत में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 22 मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 16 महाराष्ट्र के रत्नागिरी और जलगांव से ज्यादा है। बाकी के केस मध्य प्रदेश और केरल में है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक भारतीय SARS कोविड-2 जीनोमिक कंसोर्टिया के हालिया निरीक्षकों के आधार पर महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश को इस वेरिएंट से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इससे बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने बताया कि डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 80 देशों में है। भारत में दूसरी लहर को बढ़ाने में इसी वेरिएंट को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इस वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी 9 देशों ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, रूस, भारत, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, नेपाल और चीन में मिली है। अभी यह वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में है। राज्यों को चिट्ठी लिखकर बताया गया है कि उन्हें कैसे डेल्टा प्लस वेरिएंट को डील करना है। तीसरी लहर आने के सवाल पर डॉक्टर पॉल ने कहा कि ये कोई नहीं जानता कि वायरस अपना रूप बदल ले। इससे यह पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन दुनिया के कई देशों ऐसे हैं जहां न तो दूसरा लहर आई है न ही चौथी। यानी हम सावधान रहें तो हो सकता है कि यह कंट्रोल में रहे। हालांकि राहत की बात यह रही कि 7 मई के मुकाबले देश में कोरोना के मामलों में 90% की कमी आई है। पॉल ने अमेरिका कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन की भारत में सप्लाई के सवाल पर कहा कि कंपनी की मांगों को लेकर अभी कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है। इस पर चर्चा जारी रहेगी। बता दें कि मॉडर्ना ने भारत में वैक्सीन सप्लाई को लेकर कुछ शर्तें लगाई हैं। विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के करीब 22 महीने बाद जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर से दिल्ली शिफ्ट होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी 24 जून को दिल्ली में अपने आवास पर केंद्र शासित प्रदेश को 14 दलों के नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन और पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर बैग की भी आमंत्रित किया गया है। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन के बड़े नेताओं ने भी मंगलवार यानी 21 जून को बैठक कर इसमें शामिल होने की घोषणा कर दी है। इस गठबंधन में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और CPIM नेता और PAGD के प्रवक्ता MY तारिगामी जैसे बड़े नेता शामिल हैं। PAGD ने वही गठबंधन है जो तत्कालीन राज्य से अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने के बाद बनाया गया है। PAGD नेतृत्व ने कहा कि गठबंधन देश के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपना पक्ष रखेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने अपना पक्ष रखने के लिए बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें निमंत्रण मिला है कि वे जाएंगे, कोई निश्चित एजेंडा नहीं है। PAGD के घातक
अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग कर रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का कहना है कि अनुच्छेद 370 और 35A पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। निष्पक्ष, बेखौफ, बेबाक, तेज तर्रार, तीखे सवाल, बात मुद्दे की। देखते रहिए जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। श्रीनगर में आतंकवादियों ने मंगलवार को सीआईडी इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना नौगाम इलाके में हुई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि नौगाम थाना क्षेत्र के कनीपोरा में आतंकवादियों ने इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार को उनके घर के पास 3 गोलियां मार दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेराबंदी कर दी है। हमले के वक्त परवेज नमाज अदा कर रहे घर लौटे थे। इसी दौरान 2 हमलावरों ने पीछे से उन पर गोलियां बरसा दी। इस वजह से परवेज को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में 2 आतंकी पिस्टल से फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। उनके शिनाख्त की जा रही है। संदिग्धों से पूछताछ भी जारी है। इस संबंध पे मामला दर्ज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में 10 दिन पहले आतंकियों ने पुलिस सीआरपीएफ की टीम पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। 2 आम लोगों की भी मौत हो चुकी है। कश्मीरी आईजी विजय कुमार ने हमले के पीछे लश्कर तैयबा के आतंकियों का हाथ बताया था। सोपोर में मारे गए 3 आतंकियों में से एक के पास मिली राइफल सीआरपीएफ जवानों से छीनी गई थी। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि इस साल मार्च में जम्मू कश्मीर के लवाईपोरा में सीआरपीएफ जवानों पर आतंकी हमला हुआ था। इसमें 3 जवान शहीद हो गए थे। आतंकी हमले के बाद राइफल भी ले गए थे। बारामुल्ला जिले के सोपोर में सोमवार को सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ में खुर्शीद मीर, पाकिस्तान के अब्दुल्ला उर्फ असरार के साथ मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक मुदासिर पंडित मारा गया था। तीनों लश्कर तैयबा के आतंकी थे। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार के मुताबिक लश्कर तैयबा के आतंकवादी खुर्शीद मीर से बारामाद राइफल लवाईपोरा हमले में छीनी गई थी। इस हमले में शामिल दूसरे आतंकी नदीम अबरार की तलाश में की जा रही है। भारत में अमेरिका कंपनी फाइजर की वैक्सीन जल्द आ सकती है। कंपनी के सीईओ एल्बर्ट बोर्ला का कहना है कि वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिलने की प्रक्रिया फाइनल स्टेज में है। मुझे उम्मीद है कि हम सरकार के साथ जल्द ही एक समझौते को अंतिम रूप देंगे। वह मंगलवार को हर साल होने वाले बायोफार्मा एंड हेल्थ केयर समिट में बोल रहे हैं। यह आयोजन इस बार वर्चुअली किया जा रहा है। इससे पहले खबरें आई थी कि भारत को फाइजर की वैक्सीन के लिए अगस्त तक इंतजार करना पड़ सकता है। फाइजर के अमेरिकी सूत्रों ने बताया कि भारत सरकार और कंपनी के बीच जवाबदेही वाली शर्त पर सहमति नहीं बन पा रही है। कंपनी चाहती है कि वैक्सीन के दुष्प्रभाव होने पर उसकी जवाबदेही न रहे। 90% एफिकेस वाली यह वैक्सीन फाइजर ने जर्मनी की फर्म बायोटेक्निक के साथ साझेदारी कर डेवलप की है। भारत सरकार फाइजर की वैक्सीन के लिए 1 महीने पहले राजी हो गई थी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इससे लेकर अमेरिका में फाइजर के कुछ अफसरों से मुलाकात भी की थी, लेकिन अब इस डील में देरी होती दिख रही है। एक और अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना से भी इस मामले पर बातचीत चल रही है। नीति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वी के पॉल ने मंगलवार को बताया कि अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस महीने पर भी उन्होंने कहा था कि भारत में फाइजर और मॉडर्ना के टीकों को मंजूरी देने पर विचार किया जा रहा है। फाइजर के अफसरों के मुताबिक कंपनी जुलाई में ही टीके देने को तैयार थी, लेकिन भारत सरकार ने बताया तय होगा कि बाद भी उन्होंने अब तक कोई लिखित प्रपोजल नहीं दिया है। इसलिए अब अगस्त में आखिर या सितंबर में ही भारत को टीके की सप्लाई संभव हो सकेगी, वो भी तब अगर भारत सरकार
सरकार तत्काल कुछ फैसला लेती है। मई में फाइजर के अधिकारियों ने बताया कि कंपनी जुलाई से अक्टूबर के बीच 5 से 7 करोड़ वैक्सीन डोज भारत भेजेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि टेक दिग्गज गूगल दिन ब दिन सफलता के नए शिखर छू रही है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की नेटवर्थ 119 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। कंपनी में बाहर के सामान्य दिखाई दे रही चीजें उतनी सामान्य नहीं रह गई है। गूगल के कर्मचारियों का एक तबका मानता है कि गूगल की वर्कफोर्स लगातार मुखर रही है, व्यक्तिगत समस्याएं सार्वजनिक हो रही है। निर्णायक नेतृत्व बड़े आइडिया ने जोखिम से बचने और कंपनी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन उनमें से कुछ अधिकारी कंपनी छोड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले कंपनी छोड़ने वाले नोआम बार्डन ने एक ब्लॉग में लिखा है कि कंपनी क्यों छोड़ रहा हूं, इससे बेहतर सवाल यह है कि मैं इतने लंबे समय तक क्यों टिका रहा। नाउम ने लिखा कि जोखिम की सहनशीलता घटने से इनोवेशन की चुनौतियां बढ़तर होती है। कंपनी के मौजूद और हाल ही में छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों के मुताबिक गूगल की कई समस्याएं कंपनी के मिलनसार और सादगी पसंद सीईओ सुंदर पिचाई की नेतृत्व शैली की वजह से उपजी है। 15 वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों ने कहा कि गूगल इन दिनों बड़ी कंपनी होने के कई नुकसान झेल रही है। इसमें अक्षय ब्यूरोक्रेसी, पक्षपात भरे निर्णय शामिल हैं। गूगल ने प्रमुख व्यवसायिक और कर्मचारियों के मामले में भी तेजी नहीं दिखाई, क्योंकि पिचाई ने फैसलों को रोके रखा और कार्रवाई में देरी की। गूगल अंदरूनी तौर पर इन दिनों कथित परेशानियों का सामना कर रहा है। घरेलू और विदेशी स्तर पर रेगुलेटरी चुनौतियों के अलावा अमेरिका नेता भी उसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। जानकारों के मुताबिक पिचाई अभी तक अमेरिका कांग्रेस की सुनवाई को नेगेटिव करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक ऐसा कर पाना मुश्किल होगा। वही खबरों के बदले रकम चुकाने के लिए कंपनी को ऑस्ट्रेलिया में झुकना पड़ा है। दुनिया में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। बीते दिन कुल 3,68,196 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 4,13,022 लोगों ने वायरस को मात दी। हालांकि मंगलवार को 8,218 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हो गई। अमेरिका में वैक्सीनेशन प्रोसेस काफ़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यही की सेंटर्स डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने बताया कि अमेरिका की करीब 2/3 आबादी को कम से कम वैक्सीन की सिंगल डोज दे दी गई है। वहीं 18 साल से ज़्यादा उम्र की 56% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुकी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वतंत्रता दिवस की छुट्टियों से पहले देश की 70% आबादी के वैक्सीनेशन का टारगेट रखा था। फिलहाल यह मुश्किल लग रहा है। कोरोना रिस्पांस कोऑर्डिनेटर जेफ जियान्स ने बताया कि इसके लिए शायद कुछ हफ्ते और लग सकते हैं। देश के 18 से 26 साल के नौजवान वैक्सीनेशन में ज़्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए हम शायद टारगेट समय पर पूरा न कर पाएं। उन्होंने कहा था कि शायद हमारे युवाओं को लगता है कि कोरोना उन पर कुछ खास असर नहीं करेगा, इसलिए वे वैक्सीन को लेकर ज़्यादा उत्साहित नहीं रहे हैं। उन्हें समझना होगा कि डेल्टा वेरिएंट के मामले अब पूरे देश में सामने आ रहे हैं। इस वेरिएंट ने पूरी दुनिया में युवा पीढ़ी को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, इसलिए युवाओं को आगे आकर वैक्सीनेशन में हिस्सा लेना होगा। सीडीसी ने शोध में पाया कि 18 से 29 साल के युवा टीके लगवाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। 19 अप्रैल को 22 मई तक 18 से 29 साल के लोगों का प्रतिशत हर हफ्ते 3.6% से घटकर 1.9% प्रति सप्ताह हो गया। वहीं 30 से 59 लोगों के में प्रत्येक सप्ताह डोज लेने का प्रतिशत 3.5% से घटकर 1.7% हो गया है। राजस्थान कांग्रेस में अब सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमों की लड़ाई अब तल्ख होती जा रही है। गहलोत समर्थक निर्दलीय विधायक और पूर्व संसदीय सचिव रामकेश मीणा ने सचिन पायलट पर बड़ा हमला बोला है। रामकेश मीणा ने पायलट को बाहरी बताते हुए बीजेपी के इशारे पर सरकार को अस्थिर करने और जातीय विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया है। रामकेश मीणा ने कहा कि सचिन पायलट राजस्थान में कोई जागीर नहीं छोड़ कर गए हैं। सचिन पायलट बाहरी व्यक्ति हैं, वे यहाँ क्या मांगते हैं? पायलट सीएम बनना चाहते हैं तो यहाँ के लोग मर गए हैं क्या? कांग्रेस हाईकमान अगर गुर्जर समाज के व्यक्ति को ही सीएम बनाना चाहते हैं तो गुर्जर समाज के कांग्रेस में राजस्थान से एक नेता है, उन्हें बनाना दीजिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अशोक चांदना, शकुंतला रावत सहित गुर्जर समाज के राजस्थान कांग्रेस में हमारे पास नेताओं की कतारें हैं। रामकेश मीणा ने कहा कि सचिन पायलट कांग्रेस पायलट को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाईकमान को विचार करना चाहिए कि आने वाले चुनाव में पायलट को आगे बढ़ाया
आया तो भारी खामियाजा उठाना पड़ेगा। जितने दिन सचिन पायलट राजस्थान में रहेंगे उतने ही भारी नुकसान कांग्रेस को उठाने वाले हैं। प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए अपनी पार्टी की सरकार गिरने के लिए दिल्ली एक तक एड़ी चोटी का जोर लगाया। एक से उदाहरण पूरे देश में नहीं मिलेगा। रामकेश ने कहा कि सचिन पायलट आज भी बीजेपी के इशारे पर सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। पायलट को डिप्टी सीएम बनाकर दो विभाग दे दिए, फिर भी सरकार गिरने का षड्यंत्र किया। हाईकमान को ऐसे व्यक्तियों की पृष्ठभूमि को जानना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों से पार्टी को भारी नुकसान की आशंका है, इन पर विचार करना चाहिए। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। निष्पक्ष, बेखौफ, बेबाक, तेज तर्रार, तीखे सवाल, बात मुद्दे की। देखते रहिए जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। पारिमा 2 साल की है, उससे थैलेसीमिया है। हर महीने उसे ए पॉजिटिव ब्लड की जरूरत पड़ती है, लेकिन 1.5 माह से पारिमा के माता पिता एक डोनर के लिए भटक रहे हैं। मां अर्शी हर दिन हमीदिया अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड का चक्कर काटती है कि उसे ब्लड मिल जाए। वहां से उसे कहा जाता है कि डोनर लाएं, पर दिक्कत यह है कि कोरोना की वजह से कोई ब्लड डोनर नहीं मिल रहा है। भोपाल के अर्जुन नगर निवासी पारिमा का परिवार काम धंधा छोड़कर ब्लड डोनर तलाश रहे हैं। यह सिर्फ पारिमा के परिवार की दिक्कत नहीं है। थैलेसीमिया से पीड़ित ऐसे करीब 300 बच्चे भोपाल और इसके आसपास जिले में हैं, जिनके परिवार वाले ब्लड के लिए परेशान हो रहे हैं। कोरोना में परिवार वालों खुद और रिश्तेदार से ब्लड का इंतजाम किया, अब ऐसा कोई बचा नहीं है जिसे ब्लड ले सकेंगे। पीपलानी बालाजी नगर निवासी मचल सिंह ने बताया कि उनके 10 वर्षीय बेटे हर्षित को 15 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है, लेकिन कोरोना काल में डोनर ही नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर डोनर के बगैर ब्लड नहीं देते। लोग वैक्सीन लगाने के कारण ब्लड नहीं देने का बहाना बताते हैं। यह समस्या हर बार गंभीर होती जा रही है। मंडीदीप निवासी गजराज नगर ने बताया कि उनके 11 साल के बेटे को ब्लड चढ़ता है, डोनर ढूंढने में मुश्किल जाती है। अब ब्लड लगने का समय भी ऊपर हो गया है, अभी डोनर ढूंढ रहे हैं, जैसे बाद ब्लड चढ़ाने जाएंगे। नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास भोग रहा आशाराम 26-27 जून तक एम्स से डिस्चार्ज हो सकता है। यूरिन इन्फेक्शन के बाद उनका एम्स में इलाज चल रहा है। उसकी सेहत में सुधार है, लेकिन कैथेटर में होने के चलते अभी उसे कुछ दिन और एम्स आईसीयू में रखा जाएगा। आशाराम को भर्ती करने के बाद कई तरह की एंटीबायोटिक दवाएं दी गई, लेकिन दवाएं असर नहीं कर रही हैं। इससे पहले विशेषज्ञ डॉक्टरों ने एंटीबायोटिक दवाएं बदलकर इलाज शुरू किया। इसके बाद उसकी सेहत में सुधार दिखाई दिया। आशाराम अभी स्वस्थ है। एहतियात के तौर पर उसे ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। शनिवार को कैथेटर हटाकर रविवार तक आशाराम को छुट्टी दे दी जाएगी। गौरतलब है कि 16 जून को जेल में तबीयत खराब होने के चलते आशाराम को एम्स में भर्ती कराया गया था। यहाँ 5वीं मंजिल पर बने आईसीयू में भर्ती कर उसका इलाज शुरू किया गया। पहले दिन वह ऑक्सीजन पर रहा, उसके बाद रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन मेंटेन कर रहा था। ग्वालियर में डिप्रेशन में एक युवती ने एक अपार्टमेंट की 4थी मंजिल से छलांग लगाकर वह कनपट्टी के बल सड़क पर गिरी और उसकी मौत हो गई। युवती दोस्त से मिलने की बात कहकर घर से निकली थी। युवती ने जिस अपार्टमेंट में छलांग लगाई थी वह उसके घर से आधा किलोमीटर दूर है। युवती की आत्महत्या की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है।
सीसीटीवी में दिख रहा है कि छलांग लगाते ही 3 सेकंड में उसकी मौत हो गई। घटना मंगलवार दोपहर गोला का मंदिर ओम साई अपार्टमेंट की है। सूचना मिलते ही युवती के परिजन स्पॉट पर पहुंच गए थे। उनका कहना था कि वह डिप्रेशन में थी और इलाज चल रहा था। दोपहर में वह घर के किसी दोस्त से मिलने जाने की कहकर निकली थी। पुलिस ने शव को निगरानी में लेकर जांच शुरू कर दी थी। गोला का मंदिर स्थित ओम साई अपार्टमेंट के आसपास मंगलवार दोपहर सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी अचानक एक युवती अपार्टमेंट की चौथी मंजिल की छत पर से गिर गई और लोगों ने उसे आवाज लगाई, लेकिन उससे पहले ही युवती ने छलांग लगा दी। नीचे सड़क पर वह कनपट्टी के बल गिरी और वहीं हिचकी लेने के साथ उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही गोला का मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को निगरानी में लेकर जांच शुरू कर दी है। युवती के पास एक पर्स पड़ा था। पुलिस ने छानबीन की तो मृतक युवती की पहचान शहर के वायुनगर निवासी 32 वर्षीय ज्योति चांदोलिया के रूप में हुई है। पुलिस ने तत्काल युवती के परिजन को सूचना दी। चंद मिनट में ज्योति का पता व बहन वहां आ गए। ज्योति के पिता ओम प्रकाश ने पुलिस को बताया कि ज्योति अविवाहित थी और मानसिक रूप से थोड़ी परेशान थी। उसका इलाज भी चल रहा था। कुछ दिन से उसकी तबीयत में काफी सुधार था, लेकिन उसने आत्महत्या का कदम क्यों उठाया यह बात अभी तक पता नहीं चली है। वह डिप्रेशन में क्यों थी यह खुलासा परिवार ने नहीं किया है। एमपी के स्टेट हाईवे को भी फास्टैग से जोड़ने के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में इंदौर उज्जैन 4 लेन पर 25 जून से पूरी तरह से फास्टैग शुरू किया जा रहा है। इसके लिए पूर्व में एक बार टेस्टिंग हो चुकी है और बाकी की फाइनल टेस्टिंग संभवतः बुधवार से शुरू हो सकती है। इसमें अभी तक यह तय किया जा रहा है कि शुरुआत में दोनों तरफ से एक लेन को कैश के लिए रखा जाए। हालांकि इसके लिए अभी विचार चल रहा है। ऐसे में फास्टैग बनवाए जाने तक इसी लेन से कैश वाले वाहन गुजर सकेंगे। इसके अलावा मंथली पास वाले वाहन चालकों के कार्ड को फास्टैग में ही समाहित कर दिया जाएगा। इंदौर उज्जैन 4 लेन पर 25 जून से टोल पर अब गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं रहेगी। टोल से गाड़ी गुजरने के साथ ही ऑटोमेटिक व ऑनलाइन संभावित के खाते से टैक्स कट जाएगा। श्री महाकालेश्वर टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर कुलदीप द्विवेदी ने बताया कि 4 लेन के टोल पर 8 लेन है। इनमें से 6 लेन फास्टैग की रहेंगी। 3 से वाहन आ सकेंगे और 3 से जा सकेंगे। बची हुई 2 लेन रुपए देकर यहां से गुजरने वालों के लिए रहेगी। जरूरत अनुसार इनमें से भी फास्टैग वाले गुजर सकेंगे। हालांकि यह सुविधा कैश वालों को कब तक मिलती रहेगी, इसके बारे में अभी विचार ही चल रहा है। द्विवेदी की माने तो फिलहाल जिन लोगों को इस 4 लेन से प्रतिदिन या ज्यादा आना जाना होता है, उन्हें अपनी गाड़ी में फास्टैग लगवाना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें लंबी लाइनों में लगने की समस्या भी झेलना पड़ सकती है। इंदौर वाले वाहन चालकों का फास्टैग बनवाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि एक निजी बैंक से बात चल रही है। सब कुछ ठीक रहा तो बुधवार से बारोली टोल प्लाजा पर ही वाहन चालक फास्टैग भी बनवा सकेंगे। रायपुर के महापौर सुबह जिस बयान की वजह से सुर्खियों में छा गए, उसका नगर निगम प्रशासन ने शाम होते ही खंडन कर दिया। महापौर एजाज डेबर के नगर निगम ने उनकी ही बात को मिथ्या बता दिया। दरअसल महापौर एजाज डेबर ने मंगलवार की सुबह नगर निगम ने सभी MIC मेंबर्स और निगम के सीनियर लीडर्स की बैठक बुलाई है, जिसमें नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे भी थी। महापौर ने मीडिया का कहा कि वह चाहते हैं कि रायपुर में वैक्सीनेशन का ग्राफ बढ़े। जिस तरह से चीन में वैक्सीनेशन के बाद ब्लू टिक वाले व्यक्तियों को दुकानों में एंट्री दी जा रही है, कई देशों में जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ उन्हें वीज़ा नहीं दिया जा रहा है, उसी तरह अब हम टीकाकरण अधिक हो इसे लेकर सख्ती करनी चाहिए। मेयर ने कहा कि जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा उन्हें राशन दुकान से राशन न मिले, इस पर विचार किया जा रहा है। सब्जी वाले भी बाजार में तब भी बैठेंगे जब उनके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होगा। ऐसे भी नियम बनाने का सोच रहे हैं। रायपुर नगर निगम के कश्मीर प्रभात मलिक की तरफ से निगम प्रशासन ने कश्मीर ब्रशाम को बात की, उसे मामले का खंडन जारी कर दिया। कहा गया कि यह बात पूरी तरह से असत्य, भ्रामक और मिथ्या है कि वैक्सीन नहीं लगाया तो ना राशन मिलेगा और ना ही सब्जी बेच सकेंगे। इस संबंध में कोई भी निर्णय ना लिया गया और न ही इस पर कोई विचार किया जा रहा है। नगर निगम के प्रशासन ने कहा कि इस संबंध से सभी लोगों ने अनुरोध किया गया है कि वो इस भ्रम में न पड़े कि वैक्सीन नहीं लगाया जाए तो राशन मिलेगा और न ही सब्जी बेच सकेंगे। लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया गया है। तो अभी के लिए समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।